सबको मेरा प्रणाम। आज का मेरा विषय भाषा विज्ञान। मैं कन्नम्माल देवी, सहायक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दी अमेरिकन कॉलेज, मदुरई। भाषा विज्ञान के अंदर जाने के पहले हमको भाषा की ज्ञान तो होना चाहिए। पहले इसलिए हम भाषा की परिभाषा को अभी अपना आपको पढ़ाना चाहती हूँ। मनुष्य और मनुष्य के बीच में अपनी इच्छाओं और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिन ध्वनियों संकेतों का व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। अंत तक सिद्ध हो जाता है कि भाषा एक सामाजिक वस्तु है। मनुष्य अपने मन की बात को और दूसरों की प्रकट करने की तरीका है भाषा है। इसलिए हम अपने विचारों, भावों और आनंद और दुख ऐसे बातों की हम दूसरों के प्रकट करने के लिए हमकी भाषा की ज्ञान तो ज़रूरी होना चाहिए। और जानवरों और मनुष्यों के अंदर की प्रकट करने की तरीका है भाषा है। भाषा के अंदर और भाषा विज्ञान, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। भाषा विज्ञान की परिभाषा के रूप में हम यहाँ देखें तो किसी विषय के बारे में विशेष ज्ञान देने के शास्त्र विज्ञान कहते हैं। भाषा के अलावा किसी एक विषय के रूप में शोध करना, अध्ययन करना विज्ञान है। इसी तरफ हम भाषा में करने की चीज है भाषा विज्ञान। किसी विषय के बारे में विज्ञान ज्ञान देने वाले शास्त्र को विज्ञान कहते हैं। भाषा विज्ञान को विज्ञान है, अर्थात भाषा विज्ञान संबंधित विशेष ज्ञान प्रस्तुत करना। भाषा के संबंधित विषय ज्ञान को प्रस्तुत करने की तरीका है भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में भाषा का आधुनिक अध्ययन किया जाता है। आधुनिक अध्ययन माने मॉडर्न स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। भाषा विज्ञान में भाषा का आधुनिक अध्ययन किया जाता है। इसमें भाषा के उत्पत्ति, गठन, प्रकृति, विकास आदि की व्याख्या ही साथ संबंधित सिद्धांतों या नियमों का निर्धारित किया जाता है। भाषा के उत्पत्ति के भाषा विज्ञान की शुरुआत हमको यहाँ भाषा की उत्पत्ति से शुरू होता है। यहाँ उत्पत्ति से के बाद में भाषा के गठन, प्रकृति और विकास, डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज आल्सो, व्याख्या के साथ विकास आदि के व्याख्या के साथ साथ ही इसमें संबंधित सिद्धांतों या नियमों का निर्धारित किया जाता है। इसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान किसी भाषा की उत्पत्ति से लेकर आज तक के विकास का इतिहास है। लेकिन पुराने जमाने में हम इतिहास में, हिंदी साहित्य का इतिहास में देखें तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें शुरुआत में आदिकाल में हम देखें तो आदिकाल में रासो साहित्य की भाषा अलग है। देन भक्ति काल के अंदर हम चलें तो भक्ति काल में तुलसीदास की ब्रह्मश की भाषा और सूरदास की ब्रजभाषा, इस तरफ हर एक कवियों की भाषा बदलते रहता है। देन रीतिकाल के अंदर जाने तो रीतिकाल के अंदर हर एक आचार्यों की भाषा अलग पड़ता है। रीतिकाल में संबंध हमको क्या काव्य शास्त्र के संबंध है। काव्य शास्त्र के हर एक आचार्यों के भाव, हर एक आचार्यों के लिखने के तरीका, उनकी भाषा रीतिकाल के अंदर अलग पड़ता है। आधुनिक काल के हम प्रवेश करने के समय आधुनिक काल के बिल्कुल कड़ी बोली की भाषा को शुरू होता है। आजकल की भाषा खिचड़ी भाषा ऐसे विकास हुआ था हिंदी भाषा में। ऐसे शुरुआत में हिंदी भाषा का वर्गीकरण कैसा है? हिंदी भाषा का विकास का क्रम इस प्रकार का शुरुआत से हमको संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। हिंदी भाषा का विकास हमको शुरुआत संस्कृत के शुरू होता है। संस्कृत के हम यहाँ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, वैदिक और लौकिक, इस प्रकार दो प्रकार का है संस्कृत भाषा का विकास। इसके अलावा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी, इस प्रकार का हिंदी भाषा का विकास क्रम इस प्रकार का है। हिंदी भाषा का विकास के क्रम में पहले हमको शैरसेनी अपभ्रंश, पश्चिमी अपभ्रंश, ब्रांचट, महाराष्ट्री, महदी और अर्ध महदी। शुरुआत हमको अपभ्रंश के बेंद के नीचे सरसेनी अपभ्रंश के भाषा का विकास इस प्रकार का है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी अपभ्रंश के उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी। पश्चिमी अपभ्रंश, इसके अंदर लखनऊ और पंजाबी भाषा। देन ब्राचट अपभ्रंश, सिंधी भाषा। महाराष्ट्र अपभ्रंश के नीचे मराठी। महादी अपभ्रंश, बिहारी, बंगाल, उड़िया और असमिया।
अर्धमगधी अपभ्रंश के नीचे हमको पूर्व हिंदी, अवधी, बुंदेली और छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार हर एक भाषा में हिंदी भाषा का वर्गीकरण इस प्रकार का है। हिंदी भाषा का वर्गीकरण के साथ साथ हमको हिंदी स्वर और व्यंजनों का अक्षर तो ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा हम हिंदी भाषा को सुविध रूप से पढ़ना और आसान रूप से पढ़ना लिखना हमको मुश्किल होगा, इसलिए स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हम क वर्ग, च वर्ग ऐसे हम विभाग कर सकते हैं। इससे पहले हमको स्पर्श रूप और हर्ष, स्पर्श हर्ष, अनुनासिक, हर्ष, स्वर, इस प्रकार का इस क्रम है। ये अक्षर को हम उच्चारण के अनुसार कर सकते हैं। ध्वनि विचार, इसे हमने क्या कहते हैं कि ध्वनि विचार। ध्वनि माने साउंड, हाउ टू उच्चारण द लेटर्स, हाउ टू उच्चारण द अक्षर। अक्षर हमको एक एक स्थान के अनुसार यहाँ हम विभक्त कर सकते हैं। घंटीय शब्द, घंटीय शब्द माने घंट से उच्चारण, घ घ ग ग, ऐसे घंट से उच्चारण करने का अक्षर घंटीय शब्द। देन मूर्धन्य शब्द, ठ ठ, अंदर, मुंह के अंदर मूर्ध से हम यहाँ उच्चारण करते हैं, ठ ठ ड ड, इसे अक्षर मूर्धन्य अक्षर। देन तालव्य, तालव से हम उच्चारण करते हैं यहाँ, छ वर्ग का अक्षर, छ झ झ अक्षर तालव्य अक्षर। देन वत्सर्य अक्षर, स न ल र, इस प्रकार का है। दंत से हम उच्चारण, मुंह के अंदर दंत से यहाँ उच्चारण करते हैं ये अक्षर को, थ थ ध द, इस प्रकार का है। देन ओष्ठव्य अक्षर, ओष्ठव्य माने दो ओष्ठों के साथ उच्चारण करते हैं, प फ भ, इस प्रकार का यह अक्षर होता है। इसके अलावा अहोश और होश, अहोश होश और अल्पप्राण महाप्राण, इस प्रकार का भी हिंदी अक्षर का उच्चारण होता है। हिंदी अक्षर के भाषा के साथ साथ हिंदी अक्षर और हिंदी भाषा के साथ साथ भारतवर्ष की भाषा इस प्रकार का है। भारतवर्ष की भाषा के वर्गीकरण और परिवार हमको आस्टिक परिवार से शुरू होता है। पहला आस्टिक परिवार, एकांश या चीनी परिवार, द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, विविध या अनिश्चित भाषा समुदाय। अनिश्चित भाषा समुदाय भी हमारे भारतवर्ष की भाषाएं में मिलजुल रखता है। भाषा के शुरुआत भारतवर्ष के बाद बाहर जाने पर हम संसार की भाषा से हम मिलजुल करना चाहिए। इसलिए संसार की भाषा से हमारे भारत भाषा के तुलना करते, कंपेयर द इंडियन लैंग्वेज टू द अदर फॉरेन लैंग्वेज। इसका फैमिली स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, बारोपीय परिवार, द्रविड़ परिवार, चीनी परिवार, समेटिक परिवार, यूराल अल्डाइक परिवार, जापानी करोयाली परिवार और अमेरिकी परिवार। इस प्रकार की संसार की भाषाओं परिवारों का वर्गीकरण इस प्रकार का है। भाषा में परिवर्तन, व्हाट इज द चेंजेस ऑफ द लैंग्वेज, भाषा परिवर्तन, परिवर्तन माने चेंजेस, इस प्रकार का है। प्राचीन शब्दों के लोप और नवीन शब्दों का आगमन। प्राचीन शब्दों के लोप इस प्रकार का है, रीति या कार्यों का लोप, कल्चरल चेंजेस इन दी लैंग्वेज, सहन रहन और खान पान आदि में परिवर्तन, अंधविश्वास, पर्याय और नवीन शब्दों के आगमन, एंट्री ऑफ द न्यू वर्ड्स इन दी लैंग्वेज, संस्कृति चेतना, डेवलपमेंटल चेंजेस, सभ्यता में विकास, भिन्न भाषा भाषियों का संपर्क, टू कनेक्ट टू दी अदर लैंग्वेज पीपल। भाषा विज्ञान का अन्य शास्त्रों में संबंध। भाषा हमारे मन विचार की, हमारे मनोभाविक की चीज है, इसलिए भाषा के अनुसार हमारे मनोभाव भी बदलती रहता है। इसलिए भाषा विज्ञान मनोविज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति है, हमारे मन भावों की, हमारे मन भाव दुख या आनंद किसी प्रकार भी हो सकता है, इसलिए विचार भावों के अभिव्यक्त है। मन में कोई भाव या विचार पहले उठता है और तब उसको व्यक्त करने के लिए भाषा की सृष्टि होती है। इसलिए भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। और भाषा विज्ञान और साहित्य, व्हाट इज द रिलेटेड टू दी भाषा, लिंग्विस्टिक एंड दी लिटरेचर। आजकल भाषा विज्ञान का जो कार्य हो रहा है वह संस्कृत, फारसी, लैटिन और ग्रीक, तमिल आदि प्राचीन भाषाओं से प्राप्त साहित्य में आदान प्रदान ही है।
इसलिए साहित्य में भी भाषा विज्ञान का घनिष्ठ संबंध है। भाषा विज्ञान के रूप में हम साहित्य में पहले देख चुका है कि आदिकाल की भाषा, भक्ति काल की भाषा, रीति काल की भाषा और आधुनिक काल की भाषा। इस प्रकार भाषा विज्ञान और साहित्य से घनिष्ठ संबंध होता है। भाषा विज्ञान और अन्य शास्त्र। भाषा विज्ञान यहाँ मनोविज्ञान और साहित्य के अलावा अन्य शास्त्रों में भी संबंध होता है। वह शास्त्रीय, समाजशास्त्रीय, राजनीतिक शास्त्रीय, भूगोल, इतिहास आदि से भी मनोविज्ञान का किसी रूप में संबंध है। और भाषा विज्ञान के अंदर हमको बोली, विभाषा, भाषा और राष्ट्रभाषा भी है। बोली, बोलचाल की भाषा, हमारे मुख से जो शब्द बोलता है वह बोली है। बोलचाल में प्रयुक्त भाषा के रूप को बोली कहते हैं। एक व्यक्ति की बोली व्यक्ति बोली कहते हैं। एक समूह लोगों की बोली को ही सामूहिक बोली कहते हैं। बोली के अंदर विभाषा, विभाषा के क्षेत्र बोली से विस्तृत होता है। किसी प्रदेश के बोलचाल की भाषा में जब साहित्य की रचना की भी जाती है तब वह विभाषा कहलाती है। भाषा, भारत में जितने प्रांतों हैं उतने प्रांतीय भाषाएं भी हैं। और राष्ट्रभाषा, एक राष्ट्र के लिए अनेक प्रांत भाषाएं या भाषा होती है और उसके अंदर भाषा परिवार भी हो सकता है। पर जब एक क्षेत्र के लिए, सिर्फ एक ही क्षेत्र के लिए राजनीतिक परिस्थितियों तथा ऐतिहासिक कारणों और अन्य भाषा क्षेत्रों में भी बोलियां समझाती जाती है और सार्वजनिक कामों में प्रयुक्त होने वाली सिर्फ एक ही भाषा होती है, सब राष्ट्रभाषा कहते हैं। उस एक ही भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत में कड़ी बोली हिंदी को यह प्राप्त पद मिला है। भारत में सिर्फ एक ही भाषा के रूप में हिंदी को ही वह राष्ट्रभाषा का पद मिलता है। इस हिंदी भाषा के अंदर हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी। हिंदी भाषा किस भाषा को हम हिंदी भाषा बोलते हैं। खड़ी बोली अपने शुद्ध रूप में एक बोली है। हिंदी भाषा के रूप आजकल खड़ी बोली का भाषा में हम का बदलाव आता है। जब उसमें संस्कृत के तत्सम और अर्ध तत्सम शब्दों का प्रयोग होने लगा और साहित्यों की रचना होने लगी तो यह हिंदी कही जाने लगी। उर्दू, खड़ी बोली में जब अरबी या फारसी शब्दों का प्रयोग, खड़ी बोली भाषा में अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग इन द एंट्री ऑफ द अरेबियन लैंग्वेज इन द हिंदी लैंग्वेज, इसको हम उर्दू शब्द कहते हैं। और हिंदुस्तानी, हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी, इसके नीचे हिंदुस्तानी। खड़ी बोली को एक रूप ऐसा है जिसे न तो शुद्ध साहित्य रूप कह सकते हैं और ठेठ बोलचाल की हिंदी कह सकते हैं। इस हिंदुस्तानी को हम साहित्य के रूप में कह नहीं सकते, इसके सिर्फ बोलचाल की भाषा है। हिंदी भाषा के अंदर उस लिपि का ज्ञान तो ज़रूरी होना चाहिए। हिंदी भाषा की लिपि तो व्हाट इज़ द स्क्रिप्ट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, इसको हम हिंदी में देवनागरी लिपि कहते हैं। सिर्फ देवनागरी लिपि, उस देवनागरी लिपि के अंदर जाके समय हमको देवनागरी लिपि का नामकरण, देवनागरी लिपि को उस नामकरण कैसा आया था इसको नाम तो हमको ज़रूरी चाहिए। इसलिए नाहरी ब्राह्मणों के प्रचलित लिपि थी। नाहरी ब्राह्मणों से प्रचलित होने के कारण शायद इसको देवनागरी लिपि आ सकती थी। नागरों में प्रचलित होने के कारण नागर से नागरी कहलाया। तांत्रिक मंत्रों में नाहर लिपि का उपयोग हो रहा था। तांत्रिक यंत्रों के चिन्हों के समान अक्षर होने के कारण नाहरी कहलाता है। इसलिए देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता, देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता के साथ साथ हमारे आज देवनागरी राष्ट्रभाषा हिंदी की लिपि है। इसमें 11 स्वर और 33 व्यंजनों का समावेश है। इसमें सभी ध्वनियों अंकित की जा सकती हैं। भारत की प्रचलित भाषा संस्कृत और प्राचीन लिपि ब्राह्मणी लिपि है। ब्राह्मणी लिपि में समय के गति के अनुसार विकास होता है। आधुनिक देवनागरी तक पहुंचती है। ब्राह्मणी लिपि विकास के बाद आधुनिक के अंदर आते समय उसका नाम देवनागरी लिपि तक पहुंचती है। आज संसार भर लिपियों में यह वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। इस देवनागरी लिपि संसार भर की लिपियों में वैज्ञानिक लिपि का पद मिल गया इसको।
देवनागरी में हर वर्ग या अक्षर के लिए सुनिश्चित एक ही ध्वनि होती है। देवनागरी की ओर एक विशेषता यह है कि उच्चारण स्थान के अनुसार वर्गों के वर्ग बने हैं। देवनागरी लिपि में हम कैसे एक अक्षर को उच्चारण करते हैं वैसे ही हम लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए अब अभी हम कलम लिखते हैं, कलम की जगह पर ऐसे ख अक्षर हम कैसे उच्चारण करते हैं वैसे भी हमारे लिखने के रूप में हमको यहाँ मिलता है। यह देवनागरी लिपि की एक बढ़िया एक विशेषता है। गांधी जी अपने हरिजन पत्रिका में इस लिपि का प्रयोग किया था। और भाषा के अंदर भाषण, भाषा के और एक बाहर प्रकटने करने की तरीका है भाषण। भाषा भाषण का एक रूप वह है, भाषा का एक रूप भाषण है जो उस भाषा को बोलने वालों को बीच परंपरा में चल जा सकती है, जो शब्दों का एक निरंतर विकासमान भंडार है। व्याकरण को नियमों को शुद्ध एक व्यक्तियों की संस्था है जो नृत्य है। हमारे अभी बोलचाल की भाषण में हम व्याकरण रूपों को हम शुद्ध रूप से पालन करना चाहिए। भाषा का दूसरा रूप है व्यक्तियों का उस व्यवहार में लाना है, यानी बोलना, उच्चारण करना अर्थात भाषण है। भाषा हर सिद्धांत है तो भाषण उसका प्रयोग है। भाषण भाषा का अनित्य रूप है, वह हर वक्ता के मुख में हर बार परिवर्तित होता रहता है। उच्चारण, भाव, संगीत और अंदाज के दृष्टि से हमारे भाषण के अनुसार हमारे मन भावों को विचार बाहर प्रकट करता है। भाषा का सबसे छोटा अंग ध्वनि है। दो भाषण का अध्ययन वाक्य है। भाषा और भाषण अभिन्न है। भाषा में ही भाषा प्रकट होगी, यानी बोली जाएंगी, भाषा बोली जाएंगी, तभी भाषा अस्तित्व में आएंगी। तब भाषा बोली जाएंगी, तब उस भाषा को अस्तित्व मिल जाता है, वह भाषण है। ऐसे मेरी मनपसंद हिंदी भाषा में आपको एक कविता सुनना चाहती हूँ कि ऐसी है मेरी हिंदी भाषा, ऐसी है मेरी हिंदी भाषा। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, हिंदुस्तानी गौरवमय गाथा है हिंदी, एकता की अनुभव परंपरा है हिंदी, जीवन रेखा है हिंदी, कामधेनु धरा है हिंदी, जिसमें कला को जीत लिया है हिंदी, ऐसे कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में यह कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है मेरी हिंदी। धन्यवाद।